हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ आपके सामने। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। इसमें हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन होंगे और हमारे हिंदी साहित्य के भी होंगे और 1-2 आपको हिंदी एनसीईआरटी के भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25-26 क्वेश्चन है। हर एक क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे विद डिटेल। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। भाई राजस्थान की बोली इनमें से कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। मारवाड़ी, मालवी, बुंदेली या जयपुरी। तो भाई मारवाड़ी भी है राजस्थान की, मालवी भी है, जयपुरी भी है। लेकिन जो बुंदेली है ये राजस्थान की बोली नहीं, ये कहाँ की बोली है, ये बुंदेलखंड की बोली रहेगी। और मारवाड़ी, ठीक है, इसके को मालवी हो गई, जयपुरी हो गई, मेवाती है एक राजस्थान की बोली, निमाड़ी है, और निमाड़ी के साथ साथ एक है अहीरवाटी जो काफी बार पेपर में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है। जो भी प्रेमचंद्र जी का अपूर्ण उपन्यास है इसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो रंगभूमि है, सेवा सदन है, मंगलसूत्र है या गोदान है। तो ये चारों के चारों जो है ये उपन्यास है प्रेमचंद्र जी के। इनमें से जो अपूर्ण है, जो पूरा नहीं है, वो कौन सा उपन्यास है, वो है भी मंगलसूत्र। ठीक है, कौन सा है, मंगलसूत्र। और इसे किसने पूरा किया था, तो इनके ही पुत्र थे अमृत राय थे। ठीक है, प्रेमचंद्र के पुत्र, इन्होंने ही पूरा किया था भाई। और कब किया था, 1948 ईस्वी में किया था इसको पूरा। ठीक है, और जो रंगभूमि है इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, साथ के साथ बताते चलूंगी आपको, 1928 है। सेवा सदन का कितना है, 1918 है। मंगलसूत्र का मैंने आपको बता दिया 1948 है। और जो गोदान है इसका है 1936। और एक और इनका काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है गबन। ठीक है, कौन सा है, गबन है, जो काफी बार पेपर में पूछा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष भी है 1928। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है भाई, सर्वनाम का भेद बताना, इनमें से कौन सा नहीं है। गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक। तो गुणवाचक भाई सर्वनाम का कोई भेद नहीं है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक ये सर्वनाम के भेद रहेंगे। और कितने भेद है, 6 होते हैं भाई सर्वनाम के भेद। कौन कौन से, एक पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो कौन सा है भाई इनमें से तत्सम शब्द, सथाई, केवड़ा, केतकी या सूरज। तो इनमें से भाई जो केतकी है ये क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है भाई, केतकी तत्सम शब्द है। और जो केवड़ा है इसका तत्सम शब्द क्या रहेगा, इसका रहेगा केविका। ठीक है, सूरज का आपको पता है सूर्य, और जो सथाई है इसका है सथाई, ये तत्सम है भी। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है। जो रानी केतकी की कहानी है, ये किसकी प्रसिद्ध कहानी है, ये आपको बताना है। इंशाअल्लाह खां की है, लल्लू लाल के, माधव सप्रे की है या प्रेमचंद्र जी की है। तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की रहेगी भाई। किसकी है, इंशाअल्लाह खां की है रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल जी की कौन सी कहानी है, लल्लू लाल जी की है प्रेम सागर। काफी महत्वपूर्ण इनकी रचना रहेगी प्रेम सागर। ठीक है, माधवराव सप्रे की कौन सी है, एक टोकरी भर मिट्टी। काफी महत्वपूर्ण है और जो नेट का सिलेबस है उसमें ये लगा हुआ है, एक टोकरी भर मिट्टी। प्रेमचंद्र जी का आपको पता है, मैंने आपको करवा दिया है, गोदान वगैरह ये इन्हीं के रहेंगे भाई। और भाई जो EMRS का कोई बच्चा फॉर्म भरना चाहता है तो उसकी 23 तारीख लास्ट डेट है, आप इसको फिल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है भाई, तो योजक का किया जाता है, ठीक है, कोष्टक का किया जाता है, अर्धविराम का किया जाता है या उपविराम का किया जाता है। तो भाई किसका किया जाता है, विरोध। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना इसका आंसर क्या रहेगा। वैसे मैं आपको इनके चिन्ह बता देती हूँ। योजक चिन्ह ये होता है, कोष्टक ये होते हैं, छोटी बड़ी ये कोष्टक होती है। अर्धविराम कौन सा है, ऊपर बिंदु और नीचे कोमा। उपविराम कौन सा है, दोनों बिंदु।
तो जो जो विरोध का भाव प्रकट करता वो आपको ये विराम चिन्ह बताना है मेरे को। ठीक है, कमेंट में आंसर जरूर से जरूर देना भाई। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? भाई इनमें से कौन सी ऐसी पत्रिका है जिसका संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? ठीक है, तो कौन सा है? बाला बोधनी, कविवचन सुधा, भारतेंदु, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो भाई जो भारतेंदु है ये भारतेंदु जी की पत्रिका नहीं है। बाला बोधनी है, कविवचन सुधा है, हरिश्चंद्र मैगजीन ये सभी भारतेंदु जी की पत्रिकाएं रहेगी। तो भारतेंदु किसकी पत्रिका है? ठीक है, भारतेंदु किसकी पत्रिका रहेगी? राधाचरण गोस्वामी की। किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की जी की ये पत्रिका रहेगी। और 1883 में ये प्रकाशित हुई थी। और कहाँ से निकलती थी? वृंदावन से निकलती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो बाला बोधनी है ये भारतेंदु जी की ही पत्रिका 1874 में ये निकली थी। कहाँ से निकली थी? काशी से निकलती थी भाई ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है। आगे है कविवचन सुधा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मैगजीन थी, पत्रिका थी। ये 1867 में प्रकाशित हुई थी। और कहाँ से निकलती थी? काशी से ही निकलती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही पत्रिका है। 1883 में ये निकली थी। और कहाँ से निकली थी? ये भी काशी से ही निकली थी। जो भारतेंदु जी की पत्रिकाएं हैं इनका सभी का प्रकाशन भाई काशी जो स्थान है वहाँ से हुआ था। सन अलग अलग है लेकिन एक ही जगह से ही प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा ऐसा शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो सहायता है, पुस्तक है, लड़का है, नदी है। ठीक है, जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है वो है सहायता। ठीक, अगला क्वेश्चन है, घास फूस में कौन सा समास है? जो घास फूस है इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो कौन सा है? अविभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुवीर्य समास। तो भाई इसमें द्वंद्व समास रहेगा, घास और फूल। ठीक, अविभाव समास जैसे यथाशक्ति। ठीक है, ये अविभाव समास का उदाहरण है। द्विगु समास जैसे चौराहा। बहुवीर्य समास जैसे चंद्रशेखर या नीलकंठ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो शिक्षक है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा रहेगी। तो भाई ये जो शिक्षक है जातिवाचक संज्ञा है। तो अपना दो आंसर ठीक है। आगे देखते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जातिवाचक में कौन सी आएगी? जैसे शिक्षक हो गया, कार होगी, लड़का हो गया। और समूह में कौन सी आएगी? ढेर, समूह। अगला क्वेश्चन है भाई, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है? भाई वाच्य का कौन सा प्रकार है? राम किताब पढ़ता है। ठीक है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कृतवाच्य है। तो कृतवाच्य रहेगा। ठीक है, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है वहां पे कृतवाच्य होता है। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? जो गुलेरी जी हैं इनके द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो ये हमें बताना है। भारत मित्र, नागरी नीरद, समालोचक। ठीक है, या भाई एक ऑप्शन ये रह गया है, नागरी नीरद। ठीक है, तो गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? समालोचक था भाई। ठीक है, भारत मित्र इसके संपादक कौन थे? इसके थे बाल मुकुंद गुप्त। कौन थे भाई? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, 1870 में प्रकाशित हुआ था। और नागरी नीरद के कौन थे? सॉरी भाई, नागरी नीरद मैंने यहाँ पे लिख दिया, माधुरी है, यहाँ पे माधुरी आएगा, माधुरी। ठीक है, नागरी नीरद के कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी थे। और 1893 में ये निकला था। ठीक है, जो माधुरी है इसके संपादक थे प्रेमचंद्र। और 1922 में ये प्रकाशित हुआ था भाई। और जो समालोचक है इसके थे गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और 902 में ये निकला था पत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? खर का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। गधा है, रावण है, मूर्ख है या मोर है? तो भाई जो खर है इसका पर्यायवाची शब्द है गधा। क्या है? गधा है भाई। ठीक है, और इसके गधे के कौन कौन से पर्यायवाची है? खर हो गया, गंधर्व हो गया, पेपर में आते हैं भाई ये, खोता हो गया, धूसर हो गया, एक है वैशाख नंदन। ठीक है, रावण के कौन कौन से हैं? रावण के है दशानन, दशकंधर, लंकेश। ये रावण के पर्यायवाची रहेंगे। और जो मूर्ख है इसके हैं नादान,
मूढ़ और अन्न, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। मूढ़ के पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है? तो कौन सा भाई अर्थ है, अर्थ है या इति है? तो अर्थ का विलोम होता है इति, ठीक है। 3 अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? जो वात्सल्य रस है भाई, इसके जो कवि है वो कौन सा है जिसको सम्राट कहा जाता है वात्सल्य रस का? तो सूरदास, तुलसीदास, बिहारी या देव? तो भाई वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा, एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। सूरदास कृष्ण भक्त के, आपको पता है, कवि थे। जो सूरदास जी है कृष्ण भक्ति के कवि थे। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का विस्तृत वर्णन किया है भाई, और ये ब्रिज का कोना कोना झांक आए हैं, ठीक है। जो आगे हैं तुलसीदास जो है, ठीक है, ये राम भक्ति धारा के कवि थे, बिहारी रीतिकालीन कवि थे, देव भी रीतिकालीन कवि थे भाई। अगला क्वेश्चन है, कबीर की उल्टबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? जो कबीरदास है इनकी उल्टबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो विभत्स है, अद्भुत है, करुण है या रस है? तो कबीर की उल्टबासियों में अद्भुत रस क्या है, प्रमुख रहेगा। तो 16 का 2 बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन रहेंगे? नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो भाई हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी रहेंगे। 17 का अपना 2 बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, जाके प्रिय ने राम वेदही तजिए ताही कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही? तो ये पंक्ति किसकी है? तो किसकी है? तुलसीदास जी के, नामदेव के, कबीरदास की, सूरदास की है? तो भी ये पंक्ति तुलसीदास जी की रहेगी, ठीक है। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? जो हिंदुस्तानी भाषा है उसका रूप हमें बताना है, क्या है? तो दक्षिणी हिंदी है, संस्कृत निष्ठ है, उर्दू मिश्रित, हिंदी उर्दू मिश्रित है भैया, हिंदी है। तो हिंदी उर्दू मिश्रित रहेगी हिंदुस्तानी भाषा का रूप। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? जो भी केदारनाथ अग्रवाल है इनको किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी या युग की गंगा? जो अपूर्वा है इसके लिए केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और इनके विषय में देखते हैं। जो केदारनाथ अग्रवाल हैं इनका जो कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। कौन सा? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है, फूल नहीं रंग बोलते हैं इसको। और अपूर्वा के लिए 1986 में साहित्य अकादमी, मैंने आपको बता दिया कब मिला था, 1986 में भी आपको ध्यान रखना है। और भाई इस आगे है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये चारों की चारों रचनाएं इन्हीं की है भाई, केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया है? तो किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो भाई हिंदी साहित्य का नामकरण का जो सबसे पहले प्रयास है वो डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और इनकी रचना का क्या नाम था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ऑफ हिंदुस्तान। ये भाई ग्रियर्सन जी की ही क्या है, साहित्य ग्रंथ था। और इसी में भी जो ग्रियर्सन जी है इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का कार्य किया था भाई। अगला क्वेश्चन है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? गर्दन पर सवार होने जो मुहावरा, इसका क्या अर्थ है? गर्दन पर बैठ जाना, पीछा न छोड़ना, जान से मार डालना या गुस्सा करना? तो भाई गर्दन पर सवार होने का अर्थ है पीछा ना छोड़ना। क्या भाई? पीछा न छोड़ना। 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रोला छंद में कितनी मात्राएं हैं? जो रोला छंद है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती है भाई रोला छंद में? 28, 16, 24 या 13? तो भाई रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं
होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ठीक है, पांडित्य में ये प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, ये है, ते है, ये है या अव है। तो पांडित्य में भी यह प्रत्यय रहेगा। कौन सा? यह प्रत्यय रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रत्यय किसको कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, जैसे पंडित प्लस में ये पांडित्य। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अव्वट में हैं? जो अव्वट भाषा के ग्रंथ हैं वो हमें बताने हैं। विद्यापति के कितने ग्रंथ हैं भाई? 4 है, 2 है, 3 है या 6 है? तो भाई अव्वट में विद्यापति के 2 ग्रंथ हैं। कितने हैं? 2 ग्रंथ हैं। और विद्यापति को ही मैथिल कोकिल कहते हैं। ठीक है, और कौन कौन से अव्वट में इनके ग्रंथ? कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 2 अव्वट में इनकी रचनाएं रहेंगी भाई। और इन्होंने अव्वट में नहीं, संस्कृत में भी रचनाएं की है, मैथिली में भी की है और अव्वट में भी की है। और विद्यापति को ही मैथिल कोकिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भाई इनमें से जो वारकरी संप्रदाय हैं इसके प्रवर्तक हमें बताना है कौन है। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कबीरदास है, ज्ञानेश्वर है, एकदास है या हरिदास है? तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक है ज्ञानेश्वर। 2 आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। कबीरदास जो है कबीरदास संत काव्य से संबंधित है। ठीक है, कबीरदास किससे? संत काव्य से संबंधित है। इनका जन्म 1398 में और मृत्यु 1498 ईस्वी में हुई थी कबीरदास की। ठीक है, जो ज्ञानेश्वर है इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से रहेगा। ठीक है, और एकनाथ क्या है? ये एक मराठी संत थे, एकनाथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो हरिदास है ये हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रहेंगे। तो इसी के अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। क्या पूछा गया भाई? संविधान के कौन से अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में जो लिखित हिंदी भाषा है उसको संघ की राजभाषा घोषित किया गया? 347, 348, 343, 345। 343 है। इसमें भी इस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? एक अभी जो भारतीय संविधान है उसे किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो 343 से 351 तक, 334 से 315 तक, 343 से 135 तक, 334 से 153 तक। तो 343 से 351 तक। ठीक है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 343 से 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का क्या है? उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ठीक है, जो पश्च स्वर है वो हमें बताना है कौन सा है। तो आ है, ई है, बड़ी है या ए है? जो भी आ है ये पश्च स्वर में आएगा। और इसके अकॉर्डिंग और जो भी है जैसे आ, उ, ओ और औ। ठीक है, ये पश्च स्वर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ये 5 है जो पश्च स्वर है, ध्यान से रखना क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। तो फिर ई क्या है? ये अगर स्वर के अंतर्गत आएगा ई। ठीक है, छोटी बड़ी दोनों। फिर ए और री, ये भी अगर स्वर के अंतर्गत आएगा। और जो ए है ये मध्य स्वर है भी। क्या है? मध्य स्वर है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, जो हिंदी भाषा है इसके विकास का सही अनुक्रम बताना है। तो पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, हिंदी पाली अपभ्रंश और प्राकृत। तो भाई ए ऑप्शन ठीक है, पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। ये हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम रहेगा, ये ध्यान रखना। जो पाली है वो 500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1 ईस्वी तक इसका समय रहेगा। प्राकृत का रहेगा भाई 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से
1000 ईस्वी तक। और हिंदी का भी आधुनिक भाषा के अंतर्गत आती है, तो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, ध्वनि गुणों के साथ, तो वर्ण और ध्वनि गुण दे रखे हैं। सघोष है और महाप्राण, अघोष और महाप्राण दे रखे हैं। सघोष और अल्पप्राण, अघोष और अल्पप्राण, और सघोष और अनुवंशिक। भाई तो भाई हमें ये जो वर्ण दे रखे कै ख ग और ख, ठीक है, ये बताने हैं ये कौन कौन से हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जो अघोष होता है, अघोष, ठीक है, ये पहला और दूसरा वर्ग होता है। जैसे क ख ग घ, तो एक में कैसे क आ गया, दो में ख आ गया, ऐसे होंगे। तो अघोष में पहला और दूसरा आता है। भाई अघोष में पहला और दूसरा, ठीक है। और जो अल्पप्राण है, ठीक है, इसमें पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है भाई। और जो सघोष है, इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। और जो महाप्राण है, इसमें दूसरा और चौथा। तो ये आएंगे, ये वर्ग इसमें आएंगे। तो हम देख लेते हैं जो क है ये कौन सा है, ये पहला है, ठीक है। तो देख लेते हैं दोनों में पहला कौन सा है। तो अघोष में नहीं है, अघोष में तो है भाई, लेकिन सघोष में नहीं है। महाप्राण में तो दूसरा है और अल्पप्राण में पहला है। तो जो क है ये हो गया ए, ठीक है, 4 हो गया, ए का 4। जो ख है ये दूसरा है, तो यानी दूसरा महाप्राण है, तो ये रहा 2। और अघोष के अंतर्गत ये नहीं आएगा भाई, और ये आएगा, ये अघोष के अंतर्गत आएगा, सघोष के अंतर्गत नहीं आएगा। तो अघोष और महाप्राण दूसरे में है, तो ख का 2। जो ग है ये तीसरा है, तो तीसरा देख लेते हैं हमारा किस में आएगा। तीसरा आएगा भाई सघोष के अंतर्गत, 3 4 5, और अघोष में भी आएगा 3 4, अल्पप्राण में भी आएगा, सॉरी 1 3 5, तो 3 आ गया, तो ये आ गया भाई। तो ग का 3, और जो घ है ये क्या है, चौथे के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो चौथा क्या है, सघोष है, और चौथा ही महाप्राण है। तो सघोष और महाप्राण ए में ही, तो ए का ना, सॉरी डी का 1 है भाई। तो क का जो ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, तो ये आंसर अपना ठीक रहेगा। जो भाई ये निशान है टिक कर रखे मैंने, इस पे मत जाना, क्योंकि मैंने ये सोल्व करके देखे थे, ठीक है। मेरे पास बुक है, इसमें से मैंने सोल्व किए थे, तो मैं आपको कंप्लीट अच्छी प्रकार से करवा दूंगी। तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखें। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिए। भाषाविद और ग्रंथ, ठीक है, देखते। कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, उदय नारायण तिवारी, रामविलास शर्मा। तो देखते हैं इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। कामता प्रसाद गुरु जी का है हिंदी व्याकरण, काफी महत्वपूर्ण है। तो भाई जो ए है इसका 2 हो गया। किशोरीदास वाजपेयी का है हिंदी शब्दानुशासन, बी का 4। उदय नारायण तिवारी जी का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो सी का 1। रामविलास शर्मा का भाषा और समाज, तो डी का 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। जो मुंडा भाषा परिवार, इसका क्षेत्र कौन सा है ये हमें बताना। तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, छोटा नागपुर है। तो छोटा नागपुर क्या है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र रहेगा, डी आंसर ठीक है। अब हमें ये सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को भी, ठीक है। तो हमें बताना है सवर ध्वनियां हमारी कौन सी है इनमें से। क्या तो नहीं होगी, ख भी नहीं होगी, कै भी नहीं होगा, ए है, च भी नहीं होगा। तो भाई हमारा 4 बिल्कुल ठीक रहेगा, ए ओ भाई। तो 4, ए का 4 हो गया। तालव्य ध्वनिया, इचु यशा नाम है तालव्य, ठीक है, च छ ज, तो 5। अल्पप्राण ध्वनिया, अल्पप्राण मैंने आपको बताया था कौन सी होती है, अभी मैंने पीछे आपको बताया 1 3 5, 1 3 5 बताया ना अल्पप्राण ध्वनिया। तो 1 3 5 कै च ट तप, ठीक है, कचट तप लिखते हैं ना, 1 त प, ठीक है। हमारा सी का 3 हो गया।
अघोष ध्वनियां, ये पहला और दूसरा अघोष ध्वनि के अंतर्गत आएंगी भाई। तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, तीसरा आ गया, क्यों चुको भाई। तो भाई ठ ठ थ फ, ये अघोष ध्वनियां होगी। पहला और जो दूसरा वर्ग होता है ये अघोष के अंतर्गत आएगा। तो डी का 2, तो 4 5 3 2, 4 5 3 2, 4 5 3 2, डी आंसर ठीक है अपना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित करना है। बोली क्षेत्र से सुमेलित करना है। देखते हैं, बोलियां दे रखी है और क्षेत्र दे रखे हैं। देखते हैं, ब्रज भाषा कहाँ पे बोली जाती है? अलीगढ़ में। एकाचार भोजपुरी सुल्तानपुर में, सॉरी छपरा में। तो बी का 1 मैथिली दरभंगा में, अवधी सुल्तानपुर में। तो 4 1 5 2, 4 1 5 2 बी आंसर नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? जो भारतीय भाषाएं हैं इसको भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? 8वीं 7वीं 9वीं 10वीं? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? जो कीर्तिलता है किस भाषा की है भाई? तो अवध की है, अपभ्रंश की है, मैथिली की है, ब्रज की है। तो भाई ये अवध भाषा की रहेगी, ये आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबुनिया, मंचन? तो भाई अब्दुल रहमान ने अवध भाषा में रचना की है और इनकी रचना का क्या नाम है? संदेश रासक। क्या नाम है? संदेश रासक। ठीक है। अमीर खुसरो की कौन सी है? मुकरिया पहलिया, खालिक बारी, ये इनकी रचनाएं हुई। कुतुबुन की कौन सी है? ये है मृगावती। और मंझन की कौन सी है? मधुमालती रचना रहेगी। आला किस ऋतु में गाया जाता है? जो आला है ये किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा में या बसंत में? तो भाई वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं, रचना और रचनाकार, खुमान रासो, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? दलपति विजय। परमार रासो के जगनिक, बिसल देव रासो के नलपति नार, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई। और अब्दुल रहमान की कौन सी रचना मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी? संदेश रासक भाई। तो देखते हैं, ए का 3 हो गया, ठीक है, बी का 4 हो गया, सॉरी बी का 5 है, परमार रासो जगनिक की, बिसल देव रासो नरपति नाल, तो 4 3 5 4, और पृथ्वीराज रासो डी का 1, 3 5 4 1, 3 5 4 1, ए ऑप्शन में है, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? सॉरी भाई, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रवरदाई को, पृथ्वीराज विद्यापति को, पुष्पदंत को या जगनिक को? तो भाई विद्यापति को कहा जाता है, ठीक है, अभिनव जयदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहते हैं? ठीक है, कौन से रचनाकार ऐसे जिनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? तो बौद्ध सिद्ध, रासक परंपरा के कवि, संत कवि या जैन मुनि? तो बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहते हैं हम। फिर रासक परंपरा के कवि कौन कौन से हैं? तो रासक परंपरा के हैं, रसिक के नहीं, रासक के हैं। रासक के चंद्रवरदाई और अब्दुल रहमान रहेंगे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। संत कवि हमारे कबीरदास हो गए, रविदास हो गए, ये हमारे संत कवि के अंतर्गत आएंगे। जैन मुनि कवि कौन कौन से हैं? हेमचंद्र हो गया, स्वयंभू, ये जैन कवि के अंतर्गत आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित करना है। भाई इनकी भाषा कौन सी है? रचना और उनकी काव्य भाषा। तो विजयपाल रासो, इसकी भाषा अपभ्रंश, ठीक है, तो 1 का 2। चर्यापद संध्या भाषा, अभी हमने ऊपर देखा है, तो 1 का 2, बी का 3। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा से संबंधित है, सी का 4। और पृथ्वीराज रासो की हिंदवी, ठीक है, तो डी का 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, सी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना
जा सकता है। तो प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। तो सी आंसर सही है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? जो अपभ्रंश भाषा है इसके प्रथम महाकवि कौन है? हेमचंद्र है, स्वयंभू है, रामचंद्र शुक्ल जी है, या सोमप्रभ सूरी है? तो स्वयंभू जी रहेंगे अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। और इनकी रचना कौन सी है? पवन चरियु है, यह अपभ्रंश में ही है भाई। और हेमचंद्र की कौन सी है? सिद्ध हेम शब्दानुशासन की रचना है। रामचंद्र शुक्ल जी है, इनकी आपको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका। और सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? कुमारपाल प्रतिबोध भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जो हिंदी भाषा है इसका प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय है, रामचरितमानस है, या पृथ्वीराज रासो, या पद्मावत है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। सी आंसर अपना सही रहेगा। पृथ्वीराज विजय किसकी है? तो ये जयानक नामक कवि है, उसकी रचना है ये। रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास जी की है, ठीक है। पद्मावत किसकी है? जायसी जी की है, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो तो आपको पता है किसकी है? चंद्रबरदाई जी की रचना है ये। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? क्या भाई उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानंद, या भाई मध्वाचार्य को? तो रामानंद जी को उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है भाई। और भाई मैंने इसके साथ साथ आपको काफी सारी चीजें करवा रखी है, ठीक है, जो आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज मेरे चैनल पर जाके विजिट कीजिए, आपको काफी महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें मैंने आपको जो हिंदी साहित्य है उसकी थ्योरी क्लासें भी प्रोवाइड करवा रखी है, चैप्टर वाइज सीरीज के पीवाईक्यू मैंने करवा रखे हैं, और वो सीरीज तो अभी भी चली हुई है दोनों ही, ठीक है। और हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन आंसर मैंने करवा रखे। तो प्लीज आप जरूर से जरूर चैनल को विजिट करें और उन क्लासों को देखें भी, जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? जो सहजोबाई है वो किस शाखा की रचनाकार है, ये हमें बताना है। तो कृष्ण भक्ति शाखा की, राम भक्ति शाखा की, ज्ञानाश्री शाखा की, या प्रेमाश्री शाखा की? तो सहजोबाई जो है ज्ञानाश्री शाखा की महत्वपूर्ण कवित्री है भाई। कृष्ण भक्ति शाखा के कौन से कवि हैं प्रतिनिधि? सूरदास जी है। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास है। और प्रेमाश्री शाखा जी के कौन से हैं? जायसी जी रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को और उनके कवियों को हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है भाई ये पंक्तियां, काफी बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है। नैया बीच नदियां डूबती जाए, क्या भी नैया बीच नदियां डूबती जाए ये कबीरदास जी की पंक्ति रहेगी? तो एक आधो। अगली पंक्ति है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो मलुकदास जी की। बी का 5, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, ये जायसी जी की है, ठीक है। तब लग ही जीवो भलो देवो होय न धीम, तो ये किसकी है? सॉरी भाई, एक मिनट, ये कबीरदास जी की, हाँ जी ये रहीम की है। तब लग ही जीवो भलो देवो होय न धीम, तो ये रहीम जी की पंक्ति रहेगी। तो 2, 5, 4, 1 खुसरो जी रह गए। इनकी पंक्ति और यहीं पे देख लेते हैं कौन सी होगी इनकी पंक्ति। और जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, ठीक है। तो 2, 5, 4, 1, तो 2, 5, 4, 1 है, सॉरी 2, 5, 4, 1, तो बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं भी रचना है और इनके कवि हैं, देख लेते हैं। मृगावती, मधुमालती, चंदायन और अखरावत। मृगावती किसकी है? कुतुबन की है, हमने पहले भी देखा है। तो एक का 4, मधुमालती मंझन के, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया था। बी का 5, चंदायन मुल्ला दाऊद जी की रचना है, तो भाई सी का 2, अखरावट किसकी है? जायसी जी की रचना रहेगी, तो डी का 1, और उस्मान की चित्रावली, ठीक है। तो 4, 5, 2, 1, 4, 5, 2, 1, 4, 5, 2, 1 सी आंसर सही रहेगा अपना, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है, जो रचना है इनके अध्यायों के नाम दे रखे हैं और उस रचना के साथ हमको ये सुमेलित करना है। एक तरफ अध्याय है, दूसरी तरफ रचना का नाम है। समय कौन सी रचना में है? तो पृथ्वीराज रासम में क्या है? समय दे रखा है, तो 1 का 4। कांड किस में है? रामचरितमानस में, जैसे अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, ठीक है, सुंदरकांड। ये खंड किस में है? ये पद्मावत में है, तो सी का 2, बी का 3 हो गया भाई। सड़क किस में है? साकेत में है, तो डी का 1। ठीक है, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो भाई सुमेलित करना सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में भाई पंक्तियां दे रखी है और सूची 2 में जो रचनाकार है उनके नाम दे रखे हैं। तो देखते हैं, बसों में मोरे नैनन में नंदलाल, तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये मीराबाई जी की पंक्ति रहेगी, तो 1 का 5। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, तो ये सूरदास जी की पंक्ति है, काफी बार मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब लो नसानी अब न नसे हो, ये भी तुलसीदास जी की पंक्ति रहेगी, सी का 4। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, तो ये कबीरदास जी की पंक्ति रहेगी भाई। ठीक है, कबीरदास जी की पंक्ति रहेगी, डी का 2 है। 5 3 4 2, देखते हैं 5 3 4 2, 5 3 4 2, तो ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 127वां, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? जो पुष्टि मार्ग है इसका आधार ग्रंथ पूछा है भाई, कौन सा है? तो भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत या रामायण। तो भाई पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? जो रामचरितमानस है जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, जो इसमें कांड है, ठीक है, इनका अनुक्रम पूछा है भाई, पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो अरण्य कांड दे रखा, किष्किंधा कांड दे रखा, अयोध्या कांड दे रखा और बाल कांड दे रखा। भाई सबसे पहले बाल कांड आएगा, बाल कांड 2 में है, ठीक है, ये ऑप्शन तो दोनों कट गए। फिर बाल कांड के बाद आएगा अयोध्या कांड, तो बी में है अयोध्या कांड, इसमें नहीं है, सी भी कट गया, सी बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। फिर आएगा अरण्य कांड, फिर आएगा किष्किंधा कांड, फिर उसके बाद सुंदरकांड होगा। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे, तो बी आंसर बिल्कुल सही है। और जिस बच्चे ने भाई और क्लासें नहीं देखी है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे चैनल पर, वो जाके देख सकता है, आपको सभी क्लासें वहां पे मिल जाएगी और आपके पेपर में काफी ज्यादा आपकी हेल्प होगी। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? भाई जो तुलसीदास जी है इनकी कौन सी ऐसी रचना है जिसका संबंध ज्योतिष से है? तो कौन सी है? रामलला नेचु है, जानकी मंगल है, हनुमान बाहु का, या रामाज्ञा पर्सन है? तो रामाज्ञा पर्सन जो इनकी रचना है इसका संबंध ज्योतिष से है। किससे है? ज्योतिष से रहेगा। ठीक है, और जानकी मंगल में क्या है? सीता जी का विवाह दिखाया गया। हनुमान बाहु, जब तुलसीदास अपनी बाहु के दर्द से, ये भुजाओं के दर्द से पीड़ित थी, तो इन्होंने हनुमान बाहु की रचना की थी। 130वां क्वेश्चन रहेगा, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? ठीक है, जो भक्ति है इसको रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य पूछे कौन थे? तो मधुसूदन जी, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य या रूप गोस्वामी। तो वल्लभाचार्य जी रहेंगे, इससे आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? जो वृंद सतसई है इसकी विषय वस्तु पूछिए क्या है? तो नायिका भेद है, श्रृंगार है, नीति है, भक्ति है। तो वृंद सतसई की विषय वस्तु नीति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, अगली पंक्ति है भाई, नया नचाए कहीं मुस्काई लला फिरायो खेलन हो रही। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है भाई, तो पद्माकर की है, मतीराम की है, घनानंद की है, देव की। नया नचाए कहीं मुस्काई लला फिर आयो खेलन हो रही, ये पंक्तियां है भाई पद्माकर जी की रहेगी। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं, चिंतामणि और कृतियां, ये चिंतामणि नहीं आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, ये आएंगे कवि, ठीक है, आचार्य आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इनकी कृतियां आएंगी। चिंतामणि, मतीराम, केशव और भिखारी दास।
जो चिंतामणि है इनकी रचना कौन सी है, तो इनकी रचना है कविकुल कल्पद्रुम, तो एक का 3 हो गया। मतीराम की है ललित ललाम, मैं काफी बार मैंने आपको करवा चुकी हूँ मैं ये, तो जिस बच्चे नहीं देगा तो मैं बार बार कह रही हूँ, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पे जाके जरूर से जरूर उनको चेक करें, ठीक है। जो आप पेपर दे रहे हैं चाहे DSSB का हो, क्योंकि TGT के फॉर्म निकले थे, AMRS के भी निकले हुए हैं, तो आप वहां पर जाके क्लासे देख सकते हैं। केशव दास जी नक्सिक वर्णन, सी का 1, भिखारी दास का है काव्य निर्णय, तो डी का 2 रहेगा भाई। तो 3 5 1 2, 3 5 1 2 डी आंसर में है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 34वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उदाहरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है। जो भाई संगत है वो हमें बताना है, तो देखते हैं। ये संगत नहीं है भाई, ये मिलान है, ठीक है, मिलान करना है, ठीक है, जो मिलान है वो करना है। उदाहरण और रचनाकार, तो देख लेते हैं कौन कौन सी किस किस की पंक्तियां है। संत हृदय नवनीत समाना, ये तुलसीदास की पंक्ति है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। संत हृदय नवनीत समाना, तो एक का 3। काहे री नलनी तू को मिलानी, ये कबीरदास की है, डी का 4 हो गया। अमीर हलाहल मद भरे श्वेत नाथ नल, अमीर रसलीन की रहेगी, सी का 1। मेरी भवबाधा हरो, ये बिहारी दास की रहेगी, बिहारी की है ये, तो डी का 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे फिर पंक्ति आ गई है भाई, ठीक है, इसको देखते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे झल के अति अंगिन चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है। क्या भाई, कुंदन को रंग फीको लगे झल के अति अंगिन चारु गोराई, तो ये पंक्ति किसकी रहेगी। भूषण की है, बिहारी की है, देव की है, मतीराम की है, तो ये पंक्ति भाई मतीराम की रहेगी, डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है, ठीक है। जो रीतिबद्ध कवि नहीं है वो हमें बताना है। आप सभी को पता है जो रीति काल है उसमें ये 3 धाराएं चली थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इसमें से हमें बताना है जो रीतिबद्ध कवि नहीं है वो बताना है। मतीराम, केशवदास, घनानंद या चिंतामणि, तो मतीराम भी भाई रीतिबद्ध है, केशवदास भी रीतिबद्ध कवि है और चिंतामणि भी रीतिबद्ध कवि है, लेकिन जो घनानंद जी है ये रीतिबद्ध कवि नहीं है, तो अपना सी आंसर बिल्कुल सही है। तो घनानंद भाई रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आएंगे, रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आएंगे घनानंद, ठीक है, सी आंसर सही है। ठीक है, फिर इनको सुमेलन करना है यानी मिलान करना है, कवि और इनकी कृतियां दे रखी है, देखते हैं। केशवदास की कौन सी है, रसिक प्रिया रहेगी भाई, तो एक का 2। मतीराम की ललित ललाम, बी का 1। भूषण की है शिवा बावनी, सी का 5। देव की है भाव विलास भाई, तो डी का 3। तो 2 1 5 3, 2 1 5 3 भाई बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे पंक्तियां हैं, फिर इनका मिलान करना है। पंक्ति दे रखी है एक तरफ कवि दे रखे हैं, तो इनका हमें मिलान करना है, तो देखते हैं। काफी सारी पंक्तियां कवर हो जाएंगी आपकी इस क्लास में, तो बच्चे शुरू से लेकर अंत तक क्लास जरूर से जरूर देखे रही। कनक कदली पर सिंह समारल पर मेरु सामने, ठीक है, ये किसकी पंक्ति है, ये विद्यापति जी की पंक्ति रहेगी, ठीक है। कनक कदली पर सिंह समारल पर मेरु सामने, तो ये विद्यापति जी की पंक्ति रहेगी। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होली, तो कैसे आएंगे, पद पैरों के माध्यम से आएंगे यानी पद्माकर, ठीक है। तो बी का 5 हो गया। अभी हमने ऊपर देखा है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तो ये घनानंद की पंक्ति और काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई, काफी बार पेपर में पूछी गई है। आगे मोर पंख सिर ऊपर राखियो गुंज की माला गले पहनूंगी, तो ये रसखान जी की पंक्ति है और काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये चारों की चारों पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफी बार पेपर में पूछी गई है, तो आप प्लीज अच्छी प्रकार से इनको करना। तो 3 5 1 2, ठीक है। यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ पे 3 5 1 2 भाई, 3 5 1 2 बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध पूछा है भाई, पहले
जिसमें से भी रीतिबद्ध नहीं है वो पूछा था, और अब पूछा रीति सिद्ध कवि कौन से हैं। देव, मतीराम, पद्माकर। तो भाई या बिहारी, तो बिहारी तो रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है। अगर डिटेल में देखना है, अगर डिटेल में आपको ये करना है तो मैंने थ्योरी क्लासें भी दे रखी है, आप थ्योरी क्लासों के माध्यम से जाकर दे सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है और भी मैंने चैप्टर वाइज सीरीज भी चलाई है आप सभी के लिए, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी भाई। पंक्तियां और कवि, ठीक है, फिर पंक्तियां आ गई, फिर इनके कवि देखेंगे। अति सुदो स्नेह को मारा गया, अभी हमने देखा है किसकी है, घनानंद की पंक्ति रहेगी। एक का 5 है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, ये भूषण की पंक्ति है और ये भी काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी भूषण की है, तो बी का 3 है। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन है, तो ये पद्माकर की पंक्ति रहेगी। आगे कवि रीझे है तो कविताई न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहाना है, तो ये भिखारी दास की पंक्ति रहेगी। डी का 2, तो 5 3 1 2 ऑप्शन में देखते हैं। 5 3 1 2, तो भाई डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 5 3 1 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। उपन्यास दे रखे हैं भाई, ठीक है, और उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है क्या है। तो देखते हैं, इनमें से देखते हैं सूरज का 7वां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल और परीक्षा गुरु, ये सभी उपन्यास हैं। ठीक है, तो भाई पहले देखते हैं सूरज का 7वां घोड़ा, इसका प्रकाशन हुआ था 1952 ईस्वी में। ठीक है, धर्मवीर भारती जी इसके लेखक रहेंगे। शेखर एक जीवनी, 2 भाग थे शेखर एक जीवनी के, एक तो उत्थान और दूसरा संघर्ष भी। जो उत्थान है उसका प्रकाशन हुआ था 1941 में, और जो संघर्ष है उसका प्रकाशन हुआ था 1944 में। और ये अज्ञे जी का उपन्यास है शेखर एक जीवनी। ठीक है, और जो कंकाल है ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास रहेगा और 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और परीक्षा गुरु जो है ये 1882 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी का ये उपन्यास रहेगा। तो सबसे पहले इनमें से 1882 यानी परीक्षा गुरु आएगा। परीक्षा गुरु 2 में दे रखा है इसलिए ए भी कट गया, बी भी कट गया। 1882। फिर भाई आएगा 1929 कंकाल। नहीं, 1 मिनट रुको भाई, आप इसमें देख लेना भाई, इसमें ऑप्शन गलत दे रखे, मैंने आपको प्रकाशन वर्ष बता दिया है। पहले 1882 परीक्षा गुरु आएगा, फिर सूरज का 7वां घोड़ा आएगा, फिर शेखर एक जीवनी आएगी, फिर कंकाल उपन्यास आएगा। तो इससे ऐसे इसका क्रम बनेगा। मैंने आपको प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग बता दिया है, लेकिन आयोग ने भाई डी आंसर बिल्कुल सही माना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना। तो उपन्यास दे रखे, दूसरी तरफ लेखक दे रखे हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। तो दिल्ली का दलाल, जो दिल्ली का दलाल है ये किसका उपन्यास रहेगा, ये पांडे बेचन शर्मा उगर जी का रहेगा। तो ए का 4 रहेगा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का उपन्यास, और काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। अंतराल मोहन और राकेश जी का उपन्यास है। ठीक है, शिकायत भूले बिसरे चित्र, ये भगवती चरण वर्मा जी का रहेगा। ठीक है, तो डी का 3 रहेगा। और भगवती प्रसाद जो वाजपेयी हैं इनके उपन्यास देख लेते, काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो इनका भूदान काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, एक त्याग अर्थ है, ये भी काफी पूछा गया। एक है इनका पतवार और भूदान काफी महत्वपूर्ण इनके उपन्यास रहेंगे भाई। तो 4 5 1 3, तो 4 5 1 3 ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, कृतियां दे रखी, इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। पानी के प्राचीर, जंगल जहां शुरू होता है, मैला आंचल और लोक ऋण। तो देखो भाई, पानी के प्राचीर, ठीक है, 1961 में इसका प्रकाशन हुआ और इसके लेखक कौन रहेंगे, ये उपन्यास है रामदरस मिश्र जी इसके लेखक रहेंगे। जंगल जहां शुरू होता है ये संजीव जी का है। ठीक है,
संजीव जी का, और 2000 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है, और एक आंचलिक उपन्यास में है ये भी शामिल। ठीक है, और पहला आंचलिक उपन्यास है ये। ठीक है, 1954 में प्रकाशित हुआ था। लोक ऋण ये 1977 में प्रकाशित विवेकी रॉय का है। किसका? विवेकी राय का है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा इनमें से? मैला आंचल। ठीक है भाई, पानी के प्राचीर, फिर लोक ऋण, फिर जंगल जहां शुरू होता है। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम हमें बताना है। तो चित्रलेखा, सन्यासी, निर्मला, न आने वाला, कल। तो इनमें इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। जो चित्रलेखा ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है और 1934 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और जो सन्यासी है ये 2015 में प्रकाशित है, लीलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास। जो निर्मला है ये 1927 का है भाई, और मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। न आने वाला कल 1968 का है भाई उपन्यास, और मोहन राकेश का ये रहेगा। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? 1927 निर्मला। ठीक है, फिर चित्रलेखा, फिर सन्यासी, फिर न आने वाला, कल ये दे रखा, लेकिन ये मैंने आपको प्रकाशन वर्ष बता दिया, आप इसके अकॉर्डिंग करना भाई। ये आयोग ने बताया, मान रखा बी आंसर इसका। ठीक है, पहले 1927, फिर 1937, फिर 1968, फिर 2015, ऐसे आना था ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? जो गंगोली गांव है ये किस उपन्यास के केंद्र में है भाई? गांव के बारे में पूछा है। तो जल टूटता हुआ, अलग अलग वैतरणी, प्रति परिकथा, या आधा गांव। जो आधा गांव है, ठीक है, इसके केंद्र में भाई गंगोली गांव है। और आधा गांव किसका उपन्यास है? ये राही मासूम रजा का है, और काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, राही मासूम रजा जी का है ये उपन्यास, और काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। 1966 में ये प्रकाशित हुआ था। जल टूटता हुआ ये उपन्यास किसका है? ये रामदरस मिश्र जी का उपन्यास रहेगा, 1969 में ये प्रकाशित हुआ था। अलग अलग वैतरणी ये शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है, 1967 में प्रकाशित हुआ था भाई। प्रति प्रतीकता ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है, 1957 में प्रकाशित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में हम इसके प्रकाशन वर्ष और जो इनके लेखक है साथ में करते चलेंगे तो हमें मुश्किल नहीं होगी और हमें अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है? नहीं है पूछा है भाई, विभाजन की समस्या पर आधारित उपन्यास नहीं है। आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद, या झूठा सच। तो भाई आधा गांव भी है, सूखा बरगद भी है, झूठा सच भी है विभाजन की समस्या पर आधारित उपन्यास। लेकिन आखिरी कलाम जो है ये विभाजन की समस्या पर आधारित उपन्यास नहीं है। तो आंसर अपना बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच। ये यशपाल जी के उपन्यास है। ठीक है, और भाई दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच, यही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दादा कॉमरेड का प्रकाशन वर्ष 1941, देशद्रोही का है 1943, दिव्या का है 1945, और झूठा सच का है 1958 ईस्वी। ठीक है, ये इनका प्रकाशन वर्ष रहेगा, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच। ठीक है, ये आंसर सही रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो उपन्यास दे रखे, उनके लेखक दे रखे, इनको हमें सुमेलित करना है। तमस किसका है? काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो भीष्म साहनी जी का है, तो एक आचार हो गया। पीली आंधी किसकी है? ये प्रभा खेतान की रहेगी। ठीक है, उपन्यास है भाई ये भी। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो सी का 2। नीला चांद ये शिव प्रसाद सिंह जी का रहेगा, और धर्मवीर भारती का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है गुनाहों का तीव्रता भी। तो डी का, एक मिनट, नीला चांद शिव प्रसाद जी का है, तो डी का 3। तो 4 5 2 3 कौन सा हो गया? 4 5 2, कौन सा हो गया भाई? 4 5 2 3। तो ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी रचनाओं को
सुमेलित करना। उपन्यासकार दे रखे हैं और साथ में उनके उपन्यास दे रखे हैं, उनको क्या करना, हमको सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई। उपन्यास है, उपन्यासकार है। देशद्रोही किसका उपन्यास है, ये यशपाल जी का रहेगा, देशद्रोही। तो एक आधो भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। बी का 4 अनाम दास का पोथा, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो सी का 5 हो गया। निरुपमा, ये भी निराला जी का उपन्यास रहेगा। किसका है, निराला जी का उपन्यास रहेगा और काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये भी। तो 2 4 5 3। लेकिन एक मिनट ये भी देख लेते हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास काफी महत्वपूर्ण है। एक तो झांसी की रानी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, और झांसी की रानी एक लंबी कविता भी है, आपको कमेंट में ये बतानी है ये किसकी है भाई। और इनका एक काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है गढ़ कुंठार, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा का। तो 2 4 5 3 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। 2 4 5 3 सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित करने, उपन्यास दे रखे हैं और उनके पुरुष पात्रों के साथ इसको हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, उपन्यास है और पात्र है। देवी दीन, ठीक है, जो देवी दीन पात्र है ये कौन से उपन्यास का है, तो भाई ये गबन उपन्यास से रहेगा। और गबन के लेखक कौन है उपन्यास के, मुंशी प्रेमचंद्र जी है। तो एक का 4 हो गया। कीर्ति वर्मा, जो कीर्ति वर्मा है ये नीला चांद जी, जो नीला चांद उपन्यास है इसका पात्र है कीर्ति वर्मा, ठीक है। और नीला चांद जी, जो नीला चांद है इसके लेखक कौन है, शिव प्रसाद सिंह, हमने पीछे देखा है। ओकारनाथ, जो ओकार नाथ है, ठीक है, ये गोदान नाटक का उपन्यास, सॉरी गोदान उपन्यास का पात्र है। और गोदान किसका उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का रहेगा। तो सी का 5। कुंदन, जो कुंदन है ये किस्सा गुलाम जो उपन्यास है इसका पात्र है। और इसके लेखक कौन है किस्सा गुलाम के, रमेश चंद्र साहा। कौन है, रमेश चंद्र साहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक झूठन रह गए, ठीक है, झूठन जो है इसका पात्र महत्वपूर्ण है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और यही इसके लेखक भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये इनकी एक आत्मकथा है झूठन। तो 4 1 5 2, 4 1 5 2 भाई। तो ए आंसर अपना सही। प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। जो कहानियां हैं उनका अनुक्रम हमें बताना है। दुलाई वाली, आंधी, पाजेब, यारों के यार। तो जो दुलाई वाली है इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1907 ईस्वी में, ठीक है। और इसकी लेखिका कौन रहेगी, बंग महिला, ठीक है, बंग महिला है भाई दुलाई वाली कहानी की लेखिका। आंधी, जो आंधी है ये 1931 में प्रकाशित कहानी है, और जयशंकर प्रसाद इसके लेखक रहेंगे। पाजेब जिनेन्द्र कुमार जी की महत्वपूर्ण कहानी है जो 1942 में प्रकाशित हुई थी। यारों के यार कृष्णा सोबती जी की महत्वपूर्ण कहानी है जो 1968 में प्रकाशित हुई थी भाई। तो भाई इसके अकॉर्डिंग अपना ए ऑप्शन ठीक रहेगा। दुलाई वाली 1907, आंधी 1931, पाजेब 1942, यारों के यार 1968 भाई, ठीक है। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कहानी और कहानीकारों का सुमेलन कीजिए। तो कहानी सूची 1 में कहानी दे रखे है, सूची 2 में कहानीकार दे रखे हैं, तो इनका हम मिलान करते हैं। सदगति, जो सदगति कहानी है प्रेमचंद्र जी की है, तो 1 का 3। बिसाती, जो बिसाती कहानी है ये प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की, तो बी का 1, ठीक है। 2 बाके, जो 2 बाके है भगवती चरण वर्मा जी की कहानी रहेगी और काफी महत्वपूर्ण कहानी है, अक्सर पेपर में पूछी गई है। जो पाजेब है ये जिनेन्द्र कुमार जी की कहानी है, तो डी का 2। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की काफी महत्वपूर्ण कहानी है, उसने कहा था, कौन सी है, उसने कहा था, ठीक है, जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो भाई 3 1 5 2, ठीक है, हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 3 1 5 2। ऑप्शन में देख लेते हैं, 3 1 5 2 भाई डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। कालखंड की दृष्टि से बताना है भाई हमें सभी कहानियों का अनुक्रम। तो देखते हैं, उसने कहा था, अभी मैंने बताया चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की काफी महत्वपूर्ण कहानी है,
1915 ईस्वी में रचित ये प्रकाशित हुई थी। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है, जो भाई 1803 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। त्रिच, जो त्रिच है ये उदय प्रकाश जी की महत्वपूर्ण कहानी रहेगी, जो 1979 में प्रकाशित हुई थी। और शरणागत 1927 में प्रकाशित कहानी है और वृंदावन लाल वर्मा जी की ये कहानी रहेगी। तो सबसे पहले 1803 रानी केतकी की कहानी ए के ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, इसलिए अपना बी ऑप्शन ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा था, फिर शरणागत, फिर है त्रिछवी। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में कौन नहीं है, नहीं बताना है। तो कमलेश्वर है, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश है, लेकिन ज्ञान रंजन नहीं है। सी अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। कहानी दे रखी है और इनका अनुक्रम हमें बताना है। उसने कहा था, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की 1915 में प्रकाशित कहानी रहेगी भाई। ठीक है, 1915 में प्रकाशित है, उसने कहा था। और जो वापसी है ये 1960 की है, उषा प्रेमवदा जी की है। ठीक है। त्रिच ऊपर हमने कर लिया है, उदय प्रकाश जी की है और 1979 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। कफन मुंशी प्रेमचंद्र जी के 1936 में प्रकाशित कहानी है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले 1915 आएगा, उसने कहा था, तो उसने कहा था डी ऑप्शन में है। फिर है भाई 1936 में कफन, फिर 1960 में वापसी, फिर 1979 में त्रिच। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा।